आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशन जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीम को रोज़गार और सनअतकारी की इस्तेदाद से जोड़ने की सरकार की कोशिशों को मरकजी बजट ने मज़ीद तक़वियत दी है। उन्होंने तालीम के शोबे में बजट की अमलवारी के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इस साल सेहत के शोबे के बाद बजट में तालीम, हुनरमंदी, जिद्दत तराजी और तहकीक पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मुल्क के नौजवानों को खुद एतमादी की ज़रूरत है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक हुनर, जानकारी और तालीम से है। उन्होंने कहा इस अहम मकसद को सामने रखते हुए नई तालीमी पॉलिसी वाज़ेह की गई है। मोदी ने कहा कि जानकारी, इल्म और तहकीक को महदूद रखना मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए सरकारी नौजवानों के लिए ज़राअत, खलाई, एटमी तवानाई जैसे शोबे खोल रही है। इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने आने वाला है। बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। PhD करने वालों की संख्या और स्टार्टअप का इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन से हमारा स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए नए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि R&D में बेटियों की भागीदारी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 4 मार्च को जिला भोंगीर के यादद्री में वाक़े लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा करेंगे। अपने दौरे में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मंदिर के डिजाइन के कामों का जायजा लेते हुए इसे अवाम के लिए खोल देने के बारे में फैसला करेंगे। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि रियासती हुकूमत की जानिब से यादद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को तिरुपति के वेंकटेश्वरा मंदिर की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। उहदेदारों का कहना है कि वज़ीर आला KCR मंदिर को अवाम के लिए खोल देने के मुतालिक फैसला ले सकते हैं। वज़ीर आला अपने दौरे में मंदिर के ढांचा, पशकरनी, आनंद, असराम, कल्याण कता और मुआज़रीन के लिए ज़ेर तामीर इमारतों का भी मुआयना करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करीब में ही तामीर किए जा रहे बस टर्मिनल व दीगर सहूलतों का भी मुआयना करेंगे। रियासत में कोरोना टीकाकारी की दूसरी मुहिम जारी है। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी और डिप्टी स्पीकर T पद्मा राव गौड़ ने
कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लिया। स्पीकर पोचाराम काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर ने शहर के निम्स अस्पताल में कोरोना का टीका लिया। सिकंदराबाद के एक अस्पताल में डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने कोरोना का टीका लिया। वाज़ेह है कि मुल्क भर में वैक्सीन के दूसरे मरहले का रवां माह की 1 तारीख से आगाज होगा। पहले दिन वजीर सेहत टाला राजेंद्र ने एक सरकारी अस्पताल में कोरोना का टीका लिया था। कोरोना के टीके के दूसरे मरहले के तहत कोरोना वैक्सीन को 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को और दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद में तकसीम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीआरओ विजय कुमार को पीआरओ ओहदे के अलावा ट्रांसको जनरल मैनेजर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। विजय कुमार का चंद दिन से तर्ज अमल अवामी नुमाइंदों के साथ बेहतर ना होने की हर रोज शिकायत की जा रही थी। केसीआर ने पीआरओ विजय कुमार के ताल्लुक से तहकीकाती रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ओहदे से हटा दिया। चीफ मिनिस्टर ने बरहमी के आलम में इसी तरह का फैसला लिया। वजीर हरीश राव ने कहा कि बीजेपी कायद रामचंद्र राव एमएलसी की हैसियत से बरकरार रहने के ख्वाह नहीं है और एमएलए और एमपी का मुकाबला करने पर इन्हें अवाम ने नाकामयाब बनाया। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हल्का टीआरएस की उम्मीदवार वानी देवी की हिमायत में तांडूर के आर्या विश्या भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर हरीश राव के अलावा रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, साबिक वजीर महेंद्र रेड्डी, तांडूर के एमएलए रोहित रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने वकला के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ एक वेलफेयर फंड का क़याम अमल में लाया। इस तहरीक में वकला का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने कोरोना के दौरान वकला को 25 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की थी। उन्होंने रामचंद्र राव से सवाल किया कि रामचंद्र राव ने 6 सालों में वकला के लिए क्या किया, इसकी वजाहत करें। उन्होंने वकला से वानी देवी के हक में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की भी अपील की है। महिला अम्मा మీ అందరితో నేను కోరేది ఏంటంటే మహిళా శక్తి చూపించాలి। మన పోటీ చేసే దాంట్లో ఒకటే మహిళా అభ్యర్థి ఉన్నారు, మన వానెక్క అందరు పురుషులే ఉన్నారు। మార్చి 8 మహిళా దినోత్సవం, మార్చి 14 మన ఎన్నిక। సో మహిళా దినోత్సవాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మహిళా ఓటర్లు అందరూ కూడా వానెక్కకే మీకు 100% ఓటేసి మహిళా శక్తిని కూడా చాటి చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతాను। 1,95,000 మహిళా ఓట్లున్నాయి, 1,95,000 ఉన్నాయి కాబట్టి అయిపోయాయి। మా చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, మార్కెట్ చైర్మన్, మా ఎంపీ కమ్మ తగ్గితే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గాలనే అవుతా అంటే పేద ప్రజల మీద, మధ్యతరగతి ప్రజల మీద సెస్ రూపంలో భారం చేస్తా ఉన్నారు। సో ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ మీరు దయచేసి ఓటేసేటప్పుడు పెరిగిన ధరలను గుర్తు తెచ్చుకొని ఓటేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। మా శర్మ గారు మరి మనకు ఉన్నది మా మహిళా वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने एमएलसी इंतखाबात में सूझबूझ के साथ वोट देने की आवाम से अपील की है। उन्होंने 4 शुबे के रोज जिला वनपट्टी में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मरकज में मोदी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुलाजिमतों के तकर्रुरात को बर्फदान की नज़र करते हुए बेरोजगारी में इजाफा कर रही है। गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी पर इजाफी बोझ आयद हो रहा है। उन्होंने ग्रेजुएट से अपील की कि वो तेलंगाना हुकूमत के साथ खड़े हों जो तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी शोबों को तरक्की याफ्ता नहीं बनाया गया तो खानगी निजी कंपनियों को किस तरह राग़िब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में 10% शराह थी जो मोदी के दौरे इख्तिदार में बढ़कर अब 7% हो गई थी और 7 सालों में 17% हो गई है। यही मोदी हुकूमत और बीजेपी को मुस्तरद करने की वाहिद वजह भी है। उन्होंने एक सही कायद का इंतखाब करने की अवाम से अपील की है। కాబట్టి అభ్యర్థిత్వ పరంగా చూసినప్పుడు అందరికంటే ముందు వరుసలో ఆమె ఉన్నది ప్రజాభిమానాన్ని పొందడానికి, పట్టభద్రుల అభిమానాన్ని పొందడానికి ఆమెకు ఎక్కువ అర్హత ఉన్నది, ఆమెకు ఎక్కువ దక్షత ఉన్నది, అది కనిపిస్తున్నది. మనం దీన్ని పట్టభద్రులు గమనించమని కోరుతా ఉన్నాను.
ఇకపోతే పార్టీల వారీగా పరిస్థితి తీసుకుంటే టీఆర్ఎస్ బలపరిచినటువంటి లేదా ఫీల్డ్ చేసినటువంటి వాణిదేవి గారికి ఓటేయమని చెప్పడానికి వందల కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రజలను కన్విన్స్ చేయడానికి, ప్రజలకు గుర్తు చేయడానికి, ప్రజలు నెమరు వేసుకొని ఇది వాస్తవా కాదా అని ఆలోచించమని చెప్పడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. 6.5 సంవత్సరాల రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఒక పసికున్న లాంటిది. స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్నిగా రాష్ట్రాలు ఏర్పడుతూ ఇవాళ 28 రాష్ట్రాలుగా ఉన్న భారతదేశంలో తెలంగాణ యొక్క ప్రస్థానం 6.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఒక రాష్ట్రంగా. ఈ 6.5 సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో ఇవాళ భారతదేశంలో పురోగమిస్తున్న అగ్రగామిగా ఉండేటువంటి 4 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి. మన యొక్క వృద్ధి రేటు దేశ సగటు కంటే మనం చాలా ఎక్కువ. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मिर्च, रुई और मूंगफली की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत के खरीदारी मराकज़ बर्खास्त करते हुए सब्सिडी की कीमतों की अदम यकीन दहानी को इसका जिम्मेदार करार दिया। गुज़िश्ता रोज निजामाबाद में मूंगफली के काश्तकार और पेदापल्ली में रुई के काश्तकारों को सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने की नौबत आई है। रेवंत रेड्डी ने खरीदारी मराकज़ फौरी तौर पर खोलने और इमदादी कीमत का तयख्खुन देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तर्जुमान बीजेपी कृष्णा सागर ने वजीर IT KT रामाराव की जानिब से ITR के मामले पर दिए गए बयान को उन्होंने TRS की नई चाल करार देते हुए बताया कि NMLC इंतखाबात के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर KT रामाराव दिगर को ITR का मसला क्यों याद आया, इसकी वजाहत करें, क्योंकि KCR हुकूमत गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान ना तो ITR के मसले पर बात की और ना ही इस मसले पर मरकजी हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश की। तर्जुमान बीजेपी कृष्णा सागर ने तालीम याफ्ता नौजवानों से अपील की कि वो कौंसिल में अपोजिशन की आवाज में इजाफा करने के लिए बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలు అంటే ఇక్కడ పెద్ద మనుషుల సభకి ఒక పెద్ద మనిషిని ఎన్నుకునే కార్యక్రమం. ఎంత డెప్త్ ఉన్నది, ఎంత విడ్త్ ఉన్నది, ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది, ఒక విధానపరమైన చర్చ చేయగలిగే స్థాయి, స్తోమత, సమర్థత ఎవరికి ఉన్నది అనే దానిపైన గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లు ఎన్నుకోవాలా వారి నాయకుల్ని. ఈ 2 MLC స్థానాల్లో జరిగే ఎన్నికలు ఈ అంశాల మీద, అంటే రాష్ట్ర స్థాయి అంశాల మీద, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు మీద, రాష్ట్ర అంటే స్టేట్ కౌన్సిల్లో, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఒక ప్రతిపక్ష గొంతుక ఉండడం మీద, చర్చ రసవంతరంగా ముందుకు పోవడం మీద, అర్థవంతంగా చర్చ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలి. అయితే ఈ ITR ఎందుకు పట్టుకొస్తా ఉన్నారు? ఎందుకంటే వారు ఏం చేయలేకపోయినారు కాబట్టి, వారు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోయినారు కాబట్టి, నిరుద్యోగాన్ని పారదోలలేకపోయినారు కాబట్టి, చేసిన ప్రామిసెస్ని డెలివరీ చేయలేకపోయినారు కాబట్టి, ప్రభుత్వ అసమర్థతని కప్పుకోవడానికి, ఆ ప్రశ్న నుంచి తప్పించుకోవడానికి మాత్రమే ఈరోజు KTR గారు కానీ, KCR గారు కానీ, ఇతర మంత్రులు కానీ అందరూ కూడా ITR మీద పడ్డారు. ITR అనేది ఒక జాతీయ, ఒక విధానపరమైన ఇనిషియేటివ్. అది 2012లో స్టార్ట్ అయ్యి 2013లో ITR అన్నది ఒక అంటే ఇన్ ప్రిన్సిపల్ మన రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అంటే మీరు మినిస్ట్రీ ఏదైతే IT మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్ పోయి చూడండి, ITR అని కొట్టండి, మీకు అక్కడ వచ్చేది ఒక DPR వస్తుంది, అంటే డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. 2013లో అప్పుడున్న ప్రభుత్వం అవిభాజిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో వారు తయారు చేసిన డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు వీళ్ళు అప్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నారు అక్కడ. అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కూడా తయారు చేయని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ లేకపోతే NDA గవర్నమెంటు ఏం చేసిందని అడగడం ఒక హాస్యాస్పదమైన విషయం. కాబట్టి ITR ముసుగులో
రాష్ట్ర స్థాయిలో మీ వైఫల్యాలు మీ అసమర్థ कांग्रेस पार्टी को एन असेंबली इंतखाबात से कबल जबरदस्त धक्का लगा। इस सिलसिले में सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस इंदिरा शोभा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये एमएलसी इंतखाबात में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर से पार्टी की जानिब से टिकट न मिलने पर मायूस हो गई थी। आखिरकार आज उन्होंने अपना इस्तीफा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी को रवाना कर दिया। जराये के मुताबिक इंदिरा शोभा आज वाईएस शर्मिला से मुलाकात करते हुए इनकी नई तश्कील दी जाने वाली पार्टी में शामिल होने से मुतालिक बातचीत करेंगी। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में एजाजुद्दीन नामी शख्स पर अराजी तराजे के बाइस चंद अफराद ने कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में एजाज शदीद जख्मी हो गए हैं और अस्पताल में जेर इलाज है। जख्मी एजाज ने बताया कि उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद जाहिद ने अराजी तनाजे के सिलसिले में इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। उन्होंने कातिलों को सजा दिलाने की सीएम केसीआर और महकमा पुलिस के आला ओहदेदार से अपील की है। सन ऑफ लेट शेख मोइनुद्दीन। मैं 2007 में एक प्रॉपर्टी लिया था हबीबुल्ला खान से, जो मस्जिद के बाजू में है, 605 स्क्वायर यार्ड, 53,75,000 रुपीज़ में लिया था। जब से मैं पोजीशन में विद पोजीशन लिया था, मैं जब से बैठा हुआ हूँ, मैं ले रहा हूँ, मगर मेरे पीछे जो है ना गुंडा अनासिर लगे हुए हैं। 2018 से मेरे पीछे मुसलसल हरासमेंट कर रहे हैं। मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, पुलिस वाले मेरा कॉपरेट कर रहे हैं, वो लोग भाग जा रहे हैं और हमेशा मेरे को सता रहे हैं। और पीछे 24 तारीख से तो इतना सता रहे हैं कि खाना सांस लेने नहीं दे रहे, खुदकुशी कर लेना है, इतना टॉर्चर कर रहे हैं साहब। मेरे को कोई आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है साहब। मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, महमूद अली साहब से, सबसे मेरी और अजीज़ खारिब से जिससे भी हो सके मेरे को मेरी मदद कीजिए साहब। मेरे को मेरी जान को बचाइए साहब। और मेरे जो है ना मेरी प्रॉपर्टी को सेव कीजिए साहब। मैं मेरी प्रॉपर्टी के बाहर बैठा हुआ था साहब। 4 जनों आए साहब, उस्मान कुरैशी, गौस कुरैशी और अहमद और मोहम्मद जाहिद मिल के आके 20-25 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ आके मैं आंटी के साथ बातें कर लेते बैठा था साहब। 10-20 औरतें लेके उन लोग जा रहे थे, तो मेरे साथ रुक के बात कर रहे थे। इन लोग आके अचानक जो है ना मेरी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करे। घुसने की मैं कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में मेराज बेगम नामी खातून की मुश्तबा हालत में नाश पाई गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। इतला के बाद पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि मेराज बेगम के अफराद खानदान ने मेराज बेगम के ससुराली रिश्तेदारों पर मेराज की मौत का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद से मेराज बेगम को ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से जहेज हरासानी का सामना था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ है। इलाका राजेंद्र नगर ज़राई यूनिवर्सिटी के गेट के करीब रुकी हुई लॉरी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में लॉरी में लोड किया हुआ कोयले का जखीरा जलकर खाकिस्तर हो गया। इतला के बाद जाए हादसे पर पहुंची पुलिस ने फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में लॉरी ड्राइवर बच गया। पाइप निकालो तो मामा, सामी पाइप निकालो, निकालो सामी। अब तक
तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।